गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम चैप्टर 3 जो रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल है, ओके, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, ओके। ये रिमेनिंग पार्ट है, ओके। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड कंडीशन, ओके। जब भी आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है, ओके, तो वो नो लोड कंडीशन पे कैसे वर्क करता है वो हमने देखा था, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है, ओके, वो हैवीली लोडेड कंडीशन में हो तो वो कैसे वर्क करता है ना। जो भी आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है वोल्टेज एंड करंट का, ओके, वो कोई पॉइंट एक्स यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी पॉइंट पे कोई एक्स पॉइंट आप कंसीडर कर लो, तो उसके लिए जो भी आपका वोल्टेज एंड करंट का क्या इक्वेशन आता है, ओके, तो वो इक्वेशन है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस ऑफ बीटा एल माइनस एक्स प्लस जे जेड जीरो आई आर साइन ऑफ बीटा एल माइनस एक्स, ओके। ये नॉर्मली जो भी आपका कोई भी आपके जनरलाइज क्या होता है कि जनरलाइज आप कोई इक्वेशन देखते हो, लाइक आपका v इज इक्वल टू वी कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा, ओके। वैसे ये आपका इक्वेशन है जहाँ पे आपका मेनली ये जो भी आपका है एल माइनस एक्स, वो इनडायरेक्टली शो क्या करवाता है कि आपका जो भी सेंडिंग एंड यानी कि सेंडिंग एंड जो भी आपका होता है वहां से आपका एक्स तक कितना डिस्टेंस है, तो वो आपका एल माइनस एक्स होगा। वैसे ही यहाँ पे आपका एल माइनस एक्स लिखा गया है। जे रिप्रेजेंट करता है कि आपका इमेजिनरी वोल्टेज, ओके। जैसे आप लिखते हो ना कि apparent voltage is equal to what active sorry apparent power is equal to what एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ओके। वैसे ही आपका यहाँ पे ये क्या है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे सेम जो भी आपका करंट का इक्वेशन होगा वो आपका क्या मिलेगा आपको आई आर इज सॉरी आई एक्स इज इक्वल टू आई आर कॉस ऑफ बीटा एल माइनस एक्स प्लस जे वी अपन जेड जीरो साइन ऑफ बीटा एल माइनस एक्स, यानी ओके। अभी भी किसी को नहीं पता चला होगा, वेट तो यहाँ पे आपका इंडायरेक्टली क्या हो रहा है कि कोई आपका एल डिस्टेंस तक आपका क्या है, ओके, एल डिस्टेंस का ट्रांसमिशन लाइन है, कोई पॉइंट एक्स है, ओके। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा एल माइनस एक्स मिलेगा, ओके। वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। अब आपके पास मेनली क्या है कि जो भी आपका पावर का इक्वेशन है, ओके, P इज इक्वल टू वी आई प्लस जे क्यू आपका आता है, तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा मेन करंट का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो I इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू ऊपर वी आपको इक्वेशन मिलता है, ओके। एंड टेकिंग x इज इक्वल टू जीरो वाई the sending end voltage is given by is equal to यहाँ पे आप x is equal to यहाँ पे जीरो ले रहे हो, ओके। तो मेनली जो भी आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन होगा, ओके, वो किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा is equal to v cos of theta plus j z zero sin of theta p minus jq अपन v, ओके। देखो जो भी आपका ये सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन है ना उसको हमने ई से रिप्रेजेंटेशन किया है, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या बनता है मेरे ये इक्वेशन में आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ओके। क्यों ऐसा होगा क्योंकि आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गया, ओके। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो गया और बीटा एल को यहाँ भी थीटा कंसिडर किया गया है, ओके। सो जो भी आपका इक्वेशन बनेगा, ओके, वो ही आपका ये बन जाएगा, ठीक है। Now, where beta L minus x is equal to theta and IR is equal to I, okay. इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आप जीरो लिख दो तो बीटा L इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, या फिर बीटा L माइनस x भी आप थीटा लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन फॉर रेसिंग एंड वोल्टेज कैलकुलेशन, ओके। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरे के पूरे इक्वेशन में से v को प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ओके। ये वाला जो भी इक्वेशन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, सॉरी। सो v इज इक्वल टू e प्लस और माइनस स्क्वायर ऑफ e स्क्वायर माइनस j टू z जीरो साइन ऑफ टू थीटा p माइनस q अपन टू cos थीटा, ओके। यानी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन पे से आपको क्या मिलता है जो भी आपका मेनली रेसिंग जो भी आपका
वोल्टेज है इनडायरेक्टली। ओके, तो रेसिंग एंड वोल्टेज जो भी होता है कि वो बी से कंसीडर किया गया है। ओके, ई जो भी है वो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है। ओके, अब बात आती है कि इसके इक्वेशन के ऊपर से आपको क्या मिल सकता है। ओके, दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती है कि आपका जो भी रेसिंग एंड वोल्टेज है, ओके, वो प्लस और माइनस यानी कि दो वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन इवन, अभी आपने जो भी प्रीवियसली जो भी थियरी पढ़ी थी नो लोड कंडीशन में, ओके, वहां पे आपको क्या मिलता था कि जो भी टाई लाइन था ना, ओके, तो वहां पे आपको E1 एंड E2 जो आपके दो टाई लाइन पे दो जनरेटिंग यूनिट्स थे, वहां पे आपको E1 एंड E2 मिलता था। तो उस इक्वेशन का यूज किया गया है, E1 इज इक्वल टू E2 cos ऑफ थीटा प्लस जे Z0 साइन ऑफ थीटा। ओके, वो उस इक्वेशन का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, from above equation we can say that racing and voltage depends on, okay, load, जो भी आपका लोड होगा वो, पावर फैक्टर, ओके, which is cos theta, and transmission line length। ओके, यानी कि ये तीन चीजों पे आपका डिपेंड करता है, आपका लोड कितना है, आपका पावर फैक्टर कितना है, और आपका ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे आपका क्या है कि V इज इक्वल टू ई प्लस ये वाला जो भी पूरा का पूरा इक्वेशन है, तो आपको सेंडिंग एंड सॉरी रेसिंग एंड वोल्टेज कितना मिलेगा, दो मिल सकता है। ओके, ई प्लस दिस इक्वेशन, ई माइनस दिस इक्वेशन। ओके, यानी कि जो भी आपके ये रूट्स आपको मिलेंगे, ओके, जो भी आपका v का वैल्यू आपको मिलेगा, ओके, वो दो पॉसिबिलिटीज आपको मिल सकती है। नॉर्मल एंड हेल्थी कंडीशन के लिए आपका क्या चाहिए कि जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, ओके, उसके लिए जो भी आपका रूट मिलेगा, ओके, वो आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि नॉर्मल एंड हेल्थी कंडीशन है। ओके, अब ये जो भी है, ओके, पूरा करो ग्राफ यहाँ पे ड्रू किया गया है। ओके, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 350 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सिमुलेशन किया। ओके, जो भी आपका MATLAB सिमुलेशन होता है, ये जो भी आप सिमुलेशन करते हो, तो उसके ऊपर से हमने क्या निकाला है, 350 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जितनी होती है उसका एक सिमुलेशन क्रिएट किया। ओके, अब उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, v इज इक्वल टू आपका क्या है मेनली, यहाँ पे देखो, जो भी आपका V है वो इनडायरेक्टली क्या है, रेसिंग एंड वोल्टेज है। तो रेसिंग एंड वोल्टेज वर्सेस यहाँ पे पावर का ग्राफ ड्रू किया गया है। ओके, अब बात आती है कि ये जो भी आपका वैल्यू है वो 0.2 0.4 0.6 ये इसके अंदर क्यों है, क्योंकि आपका पर यूनिट का वैल्यू है। ओके, नॉर्मली आपको पर यूनिट आपने पढ़ रखा होगा, ओके, आपने पढ़ लिया होगा पर यूनिट सिस्टम यानी क्या कि एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू का आप पर यूनिट वैल्यू बोलते हो। ओके, और वो आपके पूरे के पूरे पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या होते हैं कि कंपोनेंट्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ओके, आफ्टर देन ट्रांसमिशन लाइन हो गया। सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट वैल्यू को पर यूनिट वैल्यू के अंदर आपका कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो इजीली हो जाए इसके। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका मेनली वोल्टेज आपको मिल रहा है ना, ओके, जैसे जैसे आपका पावर इंक्रीज हो रहा है, ओके, वैसे वैसे यहाँ पे आपका लैगिंग 0.9, ओके, 0.95 लैगिंग, ओके, आफ्टर द यूनिटी पावर फैक्टर 0.9 लीडिंग, 0.95 लीडिंग। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो ये जो भी आपका है वो इनडायरेक्टली क्या है कि 1 पर यूनिट पे आपको सेट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये है ये दो चीजें एक्चुअली। ओके, कि अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ओके, और अगर आपका 0.97 पावर फैक्टर लैगिंग होता है, तो उस टाइम की कंडीशन में होगा क्या। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी यूनिटी पावर फैक्टर होता है ना, तो आपको रेसिंग एंड वोल्टेज जो भी मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा, हेल्थी मिलेगा। ओके, अब जैसे जैसे आपका क्या होता है कि वो यूनिटी पावर फैक्टर से लैगिंग पावर फैक्टर में अगर आपका आता है, ओके, या फिर आपका पावर सिस्टम जो भी है, ओके, वो लैगिंग पावर फैक्टर में होता है, तो इनडायरेक्टली आपका क्या होता है कि जो भी आपका रिसिंग एंड वोल्टेज होगा वो भी आपको कम मिलेगा, एज वेल एज क्रिटिकल रिसिंग एंड वोल्टेज जो भी आप बोलते हो वो भी आपको क्या मिलेगा, धीरे धीरे उतने ही वोल्टेज को तक वो डिक्रीज होता जाएगा। इन दिस
दो चीजें याद रखो, यूनिटी पावर फैक्टर में जो भी आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज आपको मिलेगा ना, ओके, वो नॉर्मल कंडीशन में जितना आपको मिलना चाहिए वो उतना मिलेगा। लेकिन अगर आप जो भी है, ओके, 0.97 लैगिंग है या उससे भी अगर आपका पावर फैक्टर कम आपको मिलता है ना, तो उस टाइम की कंडीशन में आपका क्या मिलेगा कि जो भी आपका मेनली रिसिंग एंड वोल्टेज होगा या क्रिटिकल रिसिंग एंड वोल्टेज होगा वो आपको कम मिलता जाएगा। ओके, यानी ये डिफरेंस है आपका नो लोड मेनली कंडीशन में एज एज हेवीली लोडेड कंडीशन में। ओके, क्योंकि आपका रिसिंग एंड वोल्टेज ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ओके, अब बात आती है कि अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है तो आपको पता चल गया, आपका मान लो कि लैगिंग पावर फैक्टर हो तो आपको पता चल गया। अब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो क्या होगा, तीन चीजें हम पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं। ओके, कि चलो लीडिंग पावर फैक्टर भी तो हो सकता है। अब लीडिंग पावर फैक्टर में होगा क्या कि लीडिंग पावर फैक्टर में मेनली जो भी आपका रिसीविंग वोल्टेज होगा ना, वहाँ पे आपका मेनली फैक्ट डिवाइसेस लगाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन के जो भी डिवाइसेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है कि रिएक्टिव पावर आपको मिलेगा लीडिंग पावर फैक्टर में। ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो भी आपका मेनली एक्टिव पावर तो है ही, ओके, लेकिन अगर आपका रिसिंग एंड वोल्टेज रिसिंग एंड पावर जो भी आपका होता है वो आपको कम मिलता है, तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी कंपेंसेटिंग पावर है वो आप रिएक्टिव पावर से ले सकते हो। और क्या बोलते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटर बैंक होती है, ओके, वो भी आपका इंडायरेक्टली क्या करता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, वो भी आपका क्या है कि फैक्ट डिवाइसेस है। ओके, सो इससे इसके ऊपर से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हेवीली लोडेड कंडीशन में आपका यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए या फिर लीडिंग पावर फैक्टर होना